नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बात करें तो अपने देश में बहुत सारी जो सामाजिक समस्याएं हैं वो विद्यमान हैं और इन सामाजिक समस्याओं में से कुछ समस्याएं तो ऐसी हैं जो अब देश के लिए त्रासदी के रूप में सामने आ रही हैं। और ऐसी ही समस्याओं में से एक बड़ी ही गंभीर संवेदनशील समस्या है बाल तस्करी की, जिसे हम चाइल्ड ट्रैफिकिंग कहते हैं। तो इसी समस्या की चर्चा आज के एपिसोड में हम करने वाले हैं कि आखिर चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती क्या है, इसके संदर्भ में विभिन्न जो आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं, इसके सामने देखें तो सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन से हैं जिस कारण से ये समस्या भारत के लिए एक त्रासदी का रूप धारण करती जा रही है, और इसके अलावा जितने भी अहम पहलू हैं उन पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि भारत में जो बाल तस्करी है ये कैसे एक छुपी हुई लेकिन बड़ी ही भयावह जो त्रासदी है उस रूप में धीरे धीरे सामने आ रही है। इसी की आज चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करें कि आखिर ये जो बाल तस्करी का जो मामला है भारत में इतना तेजी से बढ़ क्यों रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, क्यों एक बार फिर से ये चर्चा में है। तो भारत में देखिए जो बाल तस्करी है एक गंभीर सामाजिक संकट के रूप में अब उभर कर सामने आ रहा है, और ये न केवल बच्चों के जीवन को प्रभावित कर रहा है बल्कि पूरा जो भारतीय समाज है उसको कहीं न कहीं प्रभावित करने का काम कर रहा है। भले ही बाल तस्करी को रोकने के लिए अपने देश में कई सारे जो कानून हैं, कई सारी जो नीतियां हैं वो लाई गई हैं, लेकिन इसके बावजूद जो बाल तस्करी के जो मामले हैं, जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामले हैं, इसके जो नंबर्स हैं वो घटने के बजाय आप देखेंगे तो वो बढ़ते ही जा रहे हैं, और यही सबसे बड़ी हमारे लिए चिंता का विषय है। और इससे जुड़े हुए जो आपके एग्जाम में प्रश्न की बात करें तो वो सीधे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये आपके सोसाइटी, सोशल जस्टिस और अन्य जो जीएस के खंड है वहाँ सीधे शामिल किया गया है। तो बाल तस्करी के जो मामले हैं इसके बारे में डिटेल से हम जानने समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो बाल तस्करी है ये होता क्या है। इसे हम थोड़ा सा परिभाषित करने का प्रयास करेंगे, डिफाइन करने का प्रयास करेंगे कि जो बाल तस्करी है ये है क्या। तो देखिए बाल तस्करी के अगर हम अर्थ की बात करें कि आखिर बाल तस्करी का मीनिंग क्या होता है ये हम समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए इसका जो मीनिंग होता है कि किसी भी बच्चे को, जैसे आपके सामने बहुत सारे बच्चों के चित्र दिखाए गए हैं, तो किसी भी बच्चे को जबरन यानी कि उसकी मर्जी के बिना अगर हम धोखे से या उस बच्चे को लालच देकर उसकी इच्छा के विरुद्ध एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर उसका शोषण करते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, बाल तस्करी कहते हैं। और इसमें जबरन जो श्रम है, यौन शोषण है, घरेलू हिंसा है, बाल भिक्षावृत्ति है, अंग व्यापार है, और जो विवाह के लिए तस्करी जैसे जो पहलू हैं वो सभी शामिल किए जाते हैं बाल तस्करी के अंतर्गत। तो देखिए डिफाइन की अगर बात करें कि कैसे हम परिभाषित करेंगे, तो किसी बच्चे को उसकी इच्छा के बगैर यानी कि जबरन क्या कर सकते हैं कि उस बच्चे को एक स्थान से क्या है कि दूसरे स्थान पर ले जाना, और ये ले जाने की जो बात की जा रही है उसके पीछे जो उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है कि इन बच्चों के द्वारा कहीं न कहीं देखें तो जबरन क्या करना है, श्रम करवाना, यानी कि इनकी इच्छा के विरुद्ध इनसे श्रम करवाना यानी बाल श्रम, इनका यौन शोषण करना, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो इनसे गुलामी करवाना, इनसे कह सकते हैं कि बाल जो भिक्षावृत्ति होती है, जो आप देखते हैं कि अलग अलग, जैसे आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे ट्रैफिक सिग्नल होते हैं जहां पर छोटे छोटे बच्चे भिक्षा मांगते हैं, भीख मांगते हैं, स्टेशन होते हैं या ऐसे पब्लिक प्लेस जहां पर ये भिक्षा मांगते हैं। इसके अलावा देखें तो जो ऑर्गन का एक तरह से देखें कि इलीगल ट्रेड चल रहा है, अंग का जो व्यापार चल रहा है कि बड़े स्तर पे ऐसे बच्चों को कहीं ना कहीं एक जगह से उनके इच्छा के विरुद्ध जबरन किडनैप कर लेना, उनको बहला फुसला कर लालच देकर उनके इच्छा
इच्छा के विरुद्ध कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना और फिर उनके अंग निकाल लेना और उसका व्यापार करना, तो ऐसे तस्करी के बहुत सारे जो मामले हैं वो इसमें शामिल किए जाते हैं। अब थोड़ा सा इससे जुड़े हुए जो भी आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं, भारत में जो बाल तस्करी की एक तरह से जो स्थिति है वो बड़ी ही भयावह होती जा रही है। और इसमें अगर हम डेटाज की बात करें कि आखिर आंकड़े क्या कहते हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण जो आंकड़े हैं उन पर हम बात करेंगे। जैसे एनसीआरबी के अगर आंकड़ों की हम बात करें कि आखिर जो एनसीआरबी है, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, इसका क्या कहना है, तो एनसीआरबी का ये कहना है कि हर 8 मिनट में भारत में, यानी कि प्रत्येक 8 मिनट में अगर हम बात करें, प्रत्येक 8 मिनट में भारत में एक जो बच्चा है वो क्या हो जाता है, वो लापता हो जाता है। यानी कि उसके मामले में अगर हम देखें तो जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है उसका जो मामला है वो क्या है, वो देखने को मिलता है। ये एनसीआरबी का आंकड़ा है। और ये जो आंकड़ा है, यहाँ पर जिस डेटा की हम बात करें कि बाल तस्करी का जो मामला है, जिसमें एनसीआरबी कह रहा है कि हर 8 मिनट में भारत में एक जो लड़का है वो क्या हो जाता है, वो गायब हो जाता है, वो पूरी तरह से क्या है, मिसिंग हो जाता है। और ये सीधे जो मामला जुड़ता है वो किससे जुड़ता है, तो ये जुड़ता है बाल तस्करी से, यानी चाइल्ड ट्रैफिकिंग से। तो ये आंकड़ा है। आंकड़ा जो है बाल तस्करी की जो भयावहता है उसके पीछे संगठित जो अपराध है, भारत में देखें तो जो संगठित अपराध है उनको ये दर्शाता है कि जिनकी मात्रा, जिनका जो प्रभाव है, अब भारत में आप देखेंगे तो ये तेजी से क्या हो रहा है, ये बढ़ता हुआ जा रहा है। और इसी कारण से इस तरह की जो भयावहता है वो भारत में देखने को मिल रही है। केंद्र सरकार ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है भारत की, उसने सुप्रीम कोर्ट में ये बताया था कि वर्ष 2020 में अब तक लगभग 36,000 जो बच्चे हैं वो गायब हो चुके हैं, जिन्हें अभी तक खोजा नहीं जा चुका है। तो देखिए ये कितना खतरनाक एक डेटा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने सुप्रीम कोर्ट में एक आंकड़ा दिया। आंकड़ा क्या दिया कि साल 2020 तक ऐसे मिसिंग जो बच्चों की संख्या है भारत में वो कितनी पहुंच चुकी है, तो वो 36,000 पहुंच चुकी है। और इनके बारे में अभी तक कोई इंफॉर्मेशन सॉलिड स्तर पे नहीं मिला है कि आखिर ये बच्चे हैं कहाँ। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामले हैं वो किस स्तर पे पहुंच चुके हैं। और ये जो आंकड़े हैं कितने चौंकाने वाले हैं, और सरकार की जो नाकामी है उसको कहीं ना कहीं ये जो आंकड़े हैं ये उजागर कर रहे हैं। तो ये हमने बात कर लिया कि भारत में बाल तस्करी के क्या आंकड़े हैं, इनकी क्या स्थिति है, इनके बारे में हमने बात की। अब हम बात कर लेते हैं खास तौर पे यहाँ पर चर्चा हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कर लेते हैं, क्योंकि देश में, पूरे भारत में देखें तो जो यूपी है बड़ा एक प्रदेश है, जनसंख्या बाहुल प्रदेश है। और एक तरह से देखें तो यहाँ पर अभी जो पूरा उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर जो अलग अलग कह सकते हैं कि क्षेत्रीय जो स्थिति है वो अलग अलग प्रकार की है। कहीं बहुत सारी जागरूकताएं हैं, कहीं की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। टोपोग्राफी की बात करें तो अलग अलग क्षेत्रीय भौगोलिक स्थितियाँ अलग है। और इस कारण से देश में सबसे अधिक जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामले हैं वो कहाँ पर देखे जाते हैं, वो यूपी से जुड़ते हैं। और इसी कारण से बाल तस्करी का हॉट स्पॉट कहलाता है उत्तर प्रदेश राज्य। तो थोड़ा सा इसके संदर्भ में जो आंकड़े हैं उन पर हम प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। तो देखिए वर्ष 2022 का जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है इसका आंकड़ा कहता है, और इस आंकड़े के अनुसार उत्तर प्रदेश में देखिए 16,262 जो अपहरण है, जो किडनैपिंग है, उसके मामले दर्ज हुए, जो पूरे देश में सबसे अधिक यहाँ पर ये आंकड़े दर्शाते हैं। सबसे अधिक किडनैपिंग के जो मामले हैं वो यूपी से आए। इनमें से अधिकतर मामले बच्चों से संबंधित थे। तो इसमें जो किडनैपिंग के मामले यूपी में दर्ज किए गए उनमें सबसे अधिक जो संख्या थी वो बच्चों की थी। जैसे देखें तो बच्चे, यूथ, जो मैच्योर्ड और ओल्ड एज थे, तो उसमें अगर ये जो किडनैपिंग के मामले 16,262 आए तो इसमें बच्चों की जो संख्या थी वो क्या थी, बाकी आयु वर्ग के जो लोग हैं उनकी अपेक्षा सबसे अधिक थी। और कोविड के बाद देखें, जब से कोविड पेंडेमिक था उसके बाद इस तरह के जो किडनैपिंग के मामले हैं, चाइल्ड तस्करी के जो मामले हैं, इन मामलों की जो संख्या है वो यूपी में काफ़ी बड़ी है। क्योंकि
चाइल्ड कह सकते हैं कि ट्रैफिकिंग के मामले हैं, कोविड-19 की महामारी के बाद उत्तर प्रदेश में काफी तेजी से बढ़े हैं और इसके जो मामले हैं 1-2 गुने नहीं बल्कि 4 गुने दर से बढ़े हैं। तो ये काफी कह सकते हैं कि एक भयावह जो स्थिति है उसको दर्शाते हैं। इसके अलावा देखें तो 2019 में ऐसे 267 मामले दर्ज किए गए थे, 2022 में देखें तो 1214 ऐसे मामले दर्ज किए गए थे। और एक वरिष्ठ पत्रकार है वंदिता मिश्रा, उनका ये कहना है कि यूपी की जो भौगोलिक स्थिति है, जो प्रशासनिक उदासीनता है, इसके लिए वो सबसे महत्वपूर्ण रूप से जिम्मेदार है। यही हम कहना चाह रहे थे कि जो यूपी है इसकी जो भौगोलिक स्थिति है, जैसे कई सारे ऐसे राज्यों से इसकी सीमाएं लगती हैं जिस कारण से जो ट्रैफिकिंग के मामले हैं वो आसानी से यहाँ पर देखे जाते हैं। इसके अलावा अलग अलग जो भौगोलिक टोपोग्राफी है उसकी स्थिति ऐसी है कि इन पर कंट्रोल करने में कई सारी जो प्रशासनिक अड़चने हैं या भौगोलिक जो अड़चने हैं वो देखने को मिलती हैं। इस कारण से इस स्टेट में जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के जो मामले हैं वो क्या हो रहे हैं, वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो ये हमने यूपी क्यों हॉट स्पॉट बना हुआ है बाल तस्करी के मामले में, इस बात पर हमने प्रकाश डाला। अब देखते हैं कि सड़कों पर हो रहे हैं बच्चे सबसे अधिक असुरक्षित, ये ऐसा मामला क्यों कहा जा रहा है। तो अब तक जो भी गवर्नमेंट के डेटाज आए हैं उनके अनुसार देखें तो वर्ष 2023 में भारत में लगभग 20,000 जो बच्चे हैं ये सड़कों पर रहते थे। इनमें से केवल 10,000 ही परिवार के साथ थे। शेष जो 10,000 बच्चे हैं वो बेघर हैं, उनका कोई घर नहीं है, बिना किसी अभिभावक हैं, यानी उनके माता पिता, उनका परिवार का कोई सदस्य कहाँ पर है इसकी सही जानकारी जो है वो उपलब्ध नहीं थी। यानी कि एक तरह से देखें तो ये लावारिस हैं और ये जो बच्चे हैं ये बाल तस्करी, यौन शोषण, शारीरिक हिंसा, बाल श्रम, भिक्षावृत्ति, ऐसे अलग अलग जो समस्याएं हैं, ऐसी जो गतिविधियां हैं उनसे कहीं ना कहीं उनका आसानी से शिकार हो जाते हैं। तो इस तरह की बात देखने को मिली है। अब बात करेंगे कि ये जो समस्या देखने को मिल रही है बाल तस्करी की, किसकी, तो बाल जो तस्करी की समस्या देखने को मिल रही है, आखिर इसके पीछे जो कारण है वो कौन से कारण हैं, इन पर थोड़ा सा हम बात करेंगे कि काज ऑफ जो हम बात करें चाइल्ड ट्रैफिकिंग, तो इसके पीछे हम बात करेंगे कि काज ऑफ जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है उसके कारण कौन से। तो देखिए इसके कई सारे कारण हैं और उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण कारण आपको देखने को मिलेगा वो क्या है कि जो आर्थिक स्थिति है, जो गरीबी है, वो सबसे महत्वपूर्ण कारण है। और गरीबी ही नहीं, जो अपने देश में बेरोजगारी है वो भी चाइल्ड ट्रैफिकिंग के सामने सबसे महत्वपूर्ण कारण है। क्योंकि कई सारे ऐसे अपने देश में जो परिवार हैं, जो फैमिली हैं, उनकी जो स्थिति होती है वो काफ़ी खराब होती है। आर्थिक जो इनकी स्थिति होती है वो क्या होती है, आर्थिक स्थिति इनकी काफ़ी दयनीय होती है। और इस कारण से देखें तो बच्चों को ये क्या करते हैं, अपने बच्चों को ये काम पर भेजते हैं, बच्चों को क्या करते हैं, ये काम करने के लिए भेजते हैं। और जिससे क्या होते हैं कि आसानी से ऐसे जो बच्चे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ये तस्करों के जाल में फंस जाते हैं। ये क्या होते हैं, तस्करों के जाल में आसानी से फंस जाते हैं। तो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कारण आप माना जा सकता है कि जो अपने देश में गरीबी है, जो बेरोजगारी है, वो क्या है कि भारत में बाल तस्करी का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कारण है। इसके अलावा देखें तो अपने देश में जो शिक्षा का स्तर है, एक तरह से देखें जो अशिक्षा है और अशिक्षा के अलावा जो जागरूकता है, जो अवेयरनेस है, इसकी जो कमी है, ये भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कारण है भारत में बाल तस्करी का। क्योंकि जो अभिभावक हैं, जो भी पेरेंट्स हैं, या अगर बात करें जो अभिभावक हैं, तो इनके संदर्भ में देखें तो अभिभावकों को कोई भी जो कानूनी अधिकार होते हैं जो भारत में बने हुए हैं इस तरह की समस्याओं के समाधान के लिए, तो इस तरह के जो कानूनी अधिकार हैं, इन अधिकारों के संदर्भ में और बच्चों की सुरक्षा के संदर्भ में, दोनों के बारे में देखें तो या तो कानूनी अधिकारों की बात करें या बच्चों की जो सुरक्षा है, इन सुरक्षा से जुड़े हुए जो अधिकार हैं, इन अधिकारों के बारे में देखें तो जो भी बच्चे हैं, उनके जो अभिभावक हैं, उनको इसकी क्या होती है, जानकारी नहीं होती
होती है और इस कारण से ऐसी समस्या देखने को मिलती है अपने देश में कि बच्चों के सामने बाल तस्करी के जो मामले हैं वो देखने को मिलते हैं। आसानी से क्या हो जाते हैं कि जो बच्चे हैं वो इन तस्करों के जाल में फंस जाते हैं। इसके अलावा देखें, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण क्या है अपने देश में, जो सामाजिक भेदभाव है। ये बड़ा ही एक कह सकते हैं कि अलग तरह का कारण हो सकता है। सामाजिक जो भेदभाव है वो भी क्या है कि भारत में बाल तस्करी के सामने एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि जो अपने देश में दलित हैं, जो आदिवासी समुदाय हैं, उनके बच्चों को सबसे अधिक खतरा किससे होता है, तो बाल तस्करी से होता है। क्योंकि ये जो समुदाय है ये पहले से क्या है कि एक हाशिए पर पहुंचे हुए हैं। इस कारण से ऐसे जो समुदाय हैं, इनके जो बच्चे हैं वो आसानी से बाल तस्करी के शिकार हो जाते हैं। यही नहीं, इस समय एक नई स्थिति देखने को मिली है। जो तकनीक है, जो प्रौद्योगिकी है, नए नए जो नवाचार हैं, तो तकनीक का जो दुरुपयोग हो रहा है, इस दुरुपयोग होने के कारण भी क्या है कि बच्चे बाल तस्करी के शिकार हो रहे हैं। क्योंकि जो तस्कर हैं अब ये नए नए जो तरीके हैं वो अपना रहे हैं। जैसे ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उसके जरिए बच्चों से ये क्या करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, संपर्क साधते हैं और फिर उन्हें बहला फुसला कर आसानी से अपनी जाल में फांस लेते हैं। और इस तरह से ये जो बच्चे होते हैं ये फिर क्या होते हैं, बाल तस्करी के शिकार होते हैं। तो ये हमने कारण कुछ देखे कि कैसे बाल तस्करी के जो मामले हैं वो अपने देश में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कानून का जो रेगुलेशन है आखिर वो इतना कमज़ोर क्यों देखने को मिल रहा है, इतना जो क्रियान्वयन है वो इतना कमजोर क्यों है, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार इस पर काम कर रही है। कई सारे कानून बनाए गए हैं, तब भी इनके जो मामले हैं यानी बाल तस्करी के जो मामले हैं वो घटने के बजाय तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और इन पर कंट्रोल, इन पर जो लगाम है वो नहीं लगाई जा रही है। तो ये सब क्यों हो रहा है? तो देखिए, जो राज्य सरकारें हैं, जो पुलिस है, ये कई बार जो राजनीतिक हस्तक्षेप है, जो पॉलिटिकल कह सकते हैं कि एक तरह से बैरियर है, उस कारण से कई सारे जो गिरोह होते हैं जो काफ़ी चर्चा में होते हैं, उनका प्रभाव भी काफ़ी अधिक होता है। तो इस कारण से इस तरह के जो राजनीतिक हस्तक्षेप हैं, इनके प्रभाव के कारण इन गिरोहों पर जो कार्रवाई है, जो पुलिस है, जो प्रशासन है, वो जितनी कर सकती है उतनी नहीं कर पाती है। इस कारण से भी देखें तो सही तरीके से जो रूल है, जो रेगुलेशन है, उनका जो रेगुलेशन है वो सही तरीके से नहीं हो पाने के कारण इस तरह की जो समस्याएं हैं वो काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। तो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण ये कारण है। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसके पूरे मामले के संदर्भ में एक बड़ी ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, वो है कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन की। तो थोड़ा सा देखेंगे कि ये जो फाउंडेशन है ये क्या बताता है। तो देखिए, नोबेल विजेता जो कैलाश सत्यार्थी हैं, इनकी संस्था है कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन। इसने ये कहा है कि 2016 से लेकर 2022 के बीच में लगभग 13,549 बच्चों को क्या किया गया है कि तस्करी से बचाया गया, यानी बाल तस्करी से बचाया गया है। तो ये जो आंकड़े आए हैं ये कहीं ना कहीं जो प्राइवेट स्तर पे, निजी स्तर पे इस तरह के जो फाउंडेशन है वो अपेक्षाकृत ज़्यादा प्रभावी हुए हैं। इसका मतलब कि सरकारी जो तंत्र है वो इस तरह के जो प्रयास है वो प्रयास करने में विफल रहा है। दूसरी बात देखिए, इनमें से ये जो 13,549 बच्चों को बाल तस्करी से बचाया गया है, इनमें से 80% जो बच्चे हैं उनकी जो आयु है वो कितनी है, तो वो 13 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बीच में है। तो आप समझ सकते हैं कि जो टीन एजर्स हैं वो सबसे अधिक बाल तस्करी के शिकार हो रहे हैं। इसका मतलब यही यहाँ पर शो हो रहा है। कोविड-19 के बाद देखें तो जो बाल तस्करी है इसमें 68% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये बात कही जा रही है यहाँ पर कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन के द्वारा। जबकि यही एनसीआरबी में कहा गया है कि कोविड जो 19 था उसके बाद से इस तरह के जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के जो मामले हैं इनमें लगभग 4 गुने दर से क्या हुई है, वृद्धि देखने को मिली है। तो देखिए, ओवरऑल देखें तो कोविड-19 के बाद जो मामले हैं वो अलग अलग जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यही बता रही हैं कि ऐसे मामलों के जो दर हैं
उनकी काफ़ी मात्रा में वृद्धि हुई है। जैसे कि यहाँ पर इस फाउंडेशन का कहना है कि ये लगभग 70% के दर से बढ़ गई है, 70% मामले और बढ़ गए हैं। जबकि एनसीआरबी जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है वो क्या कहता है, वो कहता है कि अपने देश में ऐसे जो मामले हैं इनकी संख्या कोविड-19 के बाद 4 गुने दर से बढ़ चुकी है। तो ये बड़ी ही भयावह स्थिति अब दर्शाते हैं। इसके अलावा देखें, अगर अस्पतालों की भूमिका की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि जो अस्पताल हैं, अब अस्पताल भी क्या होते जा रहे हैं कि ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग के अड्डे होते जा रहे हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का ये कहना है कि अब जो हॉस्पिटल्स हैं ये तस्करी के अड्डे बनते जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, तो अक्सर जो अस्पताल का जो कह सकते हैं कि प्रशासन है, इनकी मिलीभगत होती है इस प्रकार के जो तस्कर होते हैं, और उनसे ये क्या करते हैं कि नवजात जो बच्चे हैं उनकी चोरी करवाते हैं और उन्हें इच्छुक जो खरीदार हैं उन तक पहुंचाने में भी मदद करते हैं। तो ऐसी स्थिति अब हॉस्पिटल के संदर्भ में देखने को मिल रही है। तो जो भी लोग हॉस्पिटल में इस तरह के जो भी मामलों से जुड़ते हैं तो एक बार उन्हें सावधान रखना है कि कहीं उनका जो सामना है वो इस तरह की घटनाओं से न हो जाए। तो ये बड़ी ही विचित्र स्थिति है। बाल तस्करी के जो रोकथाम है इसके हेतु जो कुछ महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं, उन प्रयासों पर अगर हम बात करें तो अपने संविधान का जो अनुच्छेद 23 है, इस अनुच्छेद 23A के अनुसार मानव या व्यक्तियों का जो अवैध व्यापार है ये क्या है, पूरी तरह से क्या है, प्रतिबंधित है। और अगर इस तरह का कोई भी कार्य किया जाता है तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा और इसके लिए उसे दंड भी दिया जाएगा। अनैतिक जो तस्करी रोकथाम अधिनियम 1956 है, वाणिज्यिक शोषण हेतु अवैध व्यापार की जो रोकथाम है उससे संबंधित कुछ प्रमुख विधान दिए गए हैं। जैसे बाल श्रम, जिसमें कहा गया निषेध और विनियमन जो अधिनियम 1986 है, इसके बारे में बात कही गई है। मानव अंग जो प्रत्यारोपण अधिनियम है 1994, ऐसे ही मामलों से जुड़ता है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 इसी से जुड़ता है। बाल संरक्षण जो अधिनियम 2012 है, पोक्सो अधिनियम 2012, और बाद में इसमें लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। जैसी जैसी समस्याएं इसमें जुड़ती जा रही हैं तो उसके समाधान के लिए लगातार इसमें परिवर्तन किए जा रहे हैं। तो अपने देश का बड़ा ही महत्वपूर्ण ये अधिनियम है। बच्चों को सामान्य तौर पे उनके यौन शोषण से बचाने के लिए विशेष कानून है। इसमें साधारण और गहन जो उत्पीड़न सहित जो यौन दुर्व्यवहार है उसके विभिन्न रूपों की सटीक और स्पष्ट जो व्याख्या है वो दी गई है, और उसके बारे में जो भी कह सकते हैं कि संगत जो दंड है उसका भी प्रावधान किया गया है। राज्य सरकारों के द्वारा भी देखें तो इस प्रकार के जो मुद्दे हैं उनसे निपटने हेतु कुछ खास कानून बनाए गए हैं। जैसे पंजाब में देखें तो मानव तस्करी रोकथाम जो अधिनियम 2012 है वो निर्मित किया गया है। ऐसे ही देखें तो बाल तस्करी के जो मामले हैं इनकी रोकथाम हेतु लगातार जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। जैसे देखिए तो चाइल्ड लाइन इंडिया जो फाउंडेशन है, CIF है, ये केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय की एक नोडल एजेंसी है। जो मूल संस्थान के रूप में देखें तो जो चाइल्ड लाइन 1098 है, इस नंबर के माध्यम से जो भी बाल या बच्चों से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, जैसे बाल श्रम है, दुर्व्यवहार है उनके साथ होना, उनके साथ हिंसा होना, उनका यौन शोषण होना, बच्चों का अवैध जो व्यापार है, उनसे जुड़े हुए जो लापता के मामले हैं, भागे हुए जो बच्चे हैं, मिसिंग बच्चे हैं, बाल स्वास्थ्य, बुरी लत, शिक्षा संबंधित या बाल विवाह या उनसे जुड़ी हुई जो भी कानूनी लड़ाई है या बेघर हुए जो मामले हैं, इन पर हस्तक्षेप करते हुए इनकी सहायता और इनके समाधान करवाने के लिए जो चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन है वो लगातार काम कर रहा है। यही नहीं, भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय है, जो होम मिनिस्ट्री है, वो भी क्या है कि लगातार सक्रिय है मानव तस्करी की रोकथाम हेतु। देखें तो उसने खास दिशा निर्देश दिए हुए हैं और उसने एक खास कह सकते हैं कि वेबसाइट जारी की है, वेब पोर्टल दी है और इसकी शुरुआत की है। निचली जो अदालतें हैं उन अदालतों के द्वारा देखें तो मानव तस्करी के मुद्दे पर जो जागरूकता है, जागरूक करने की जो बात है, ये करने हेतु जो भी न्यायिक संगोष्ठी है उसका आयोजन किया जाता है। और इसके पीछे उद्देश्य यही है कि तस्करी से जो पीड़ित हैं उनके लिए क्या किया जाए, त्वरित जो अदालती प्रक्रिया हो सकती है वो उपलब्ध कराया जाए। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय संगठित जो अपराध है, इन अपराध पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन
में देखें तो इसकी पुष्टि की है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय जो मानव तस्करी रोकथाम है इसके हेतु जो प्रोटोकॉल है, महिला और बच्चों के जो अवैध व्यापार तेजी से बढ़ रहे हैं उनके संदर्भ में जो मामले हैं उनको संज्ञान में लिया जाए, उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनके लिए जो सज़ा है वो निर्धारित किया जाए और ये सज़ा उन्हें व्यवहारिक स्तर पे दी भी जाए। भारत ने वेश्यावृत्ति की रोकथाम हेतु जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनके अवैध व्यापार को रोकने की जो बात है वो सार्क सम्मेलनों में भी बार बार दोहराई है। तो इस तरह की बात भारत के द्वारा लगातार की जा रही है। भारत और बांग्लादेश के मध्य देखें तो महिलाओं और बच्चों में मानव तस्करी की जो रोकथाम है उसके बचाव करने हेतु पुनः प्राप्ति, प्रत्यावर्तन, अवैध व्यापार के पीड़ित के पुनः एकीकरण और द्विपक्षीय जो सहयोग है उसके लिए एक समझौता जो ज्ञापन है वो भी हस्ताक्षर हुआ है। इसके अलावा देखिए गर्ल्स नाइट जो ब्राइड्स है ये क्या है, ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहल है जो 1400 सिविल सोसाइटी जो संगठन है उनकी वैश्विक भागीदारी है, जो बाल विवाह को पूर्ण रूप से क्या करता है, समाप्त करने हेतु पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और भारत भी इसका एक भागीदार देश है। इसके अलावा देखें एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो ये है कि आखिर समाधान क्या हो सकता है, किस स्तर पे इसका समाधान किया जा सकता है। तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण जो प्रयास है अगर वो किए जाते हैं तो बाल तस्करी पर कंट्रोल किया जा सकता है, कंट्रोल ही नहीं किया जा सकता बल्कि इसे एक तरह से समाप्त भी किया जा सकता है। तो देखिए कौन से प्रयास किए जा सकते हैं। पहला जो प्रयास है कि बाल तस्करी के लिए विशिष्ट कानून बनाना होगा। जैसे कि हमने बताया कि जो पोक्सो है ये खास तौर पे बच्चों के यौन शोषण से संबंधित एक खास विशेष प्रावधान है, ठीक वैसे ही केवल बाल तस्करी जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है इसके लिए एक खास क्या करना होगा, हमें कानून बनाना होगा ताकि वो इस पर कंट्रोल कर सके, क्योंकि वर्तमान जो कानून है उसमें बाल तस्करी पर अलग से क्या है ध्यान नहीं दिया गया है। लेकिन अगर इस तरह का कोई खास कानून बनाया जाएगा तो ऐसे मामलों पर खास तौर पे ध्यान दिया जाएगा और एक अलग और सशक्त जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है उससे जुड़े हुए रोकथाम और निवारण जो अधिनियम है वो लागू किया जाए तो शायद अपने देश में इस तरह की जो घटनाएं हैं जो अब भयावह स्थिति में पहुंच रही हैं इन पर कंट्रोल किया जा सकता है। यही नहीं, पुलिस और प्रशासन की जो जवाबदेहिता है उसे अब सुनिश्चित करने की बात कही जा रही है। हर राज्य में बाल तस्करी से निपटने के लिए विशेष क्या होना चाहिए कि एक विशेष पुलिस का सेल या प्रकोष्ठ बनाया जाना चाहिए जो किसके लिए काम करे, तो वो केवल चाइल्ड ट्रैफिकिंग के जो मामले हैं उन्हीं के लिए काम करे और त्वरित ये काम करे। यानी कि जैसे ही मामला संदिग्ध आता है, संज्ञान में आता है, तो उसके लिए ये जो सेल है तुरंत एक्टिव हो। तो इससे क्या हो सकता है कि बच्चों को बचाया जा सकता है इस प्रकार के जो भी तस्करी के मामले हैं उनसे। यही नहीं, कुछ अन्य भी प्रयास किए जा सकते हैं जैसे तकनीकी जो निगरानी है, क्योंकि अब जमाना तकनीक का है और इसको यूज करते हुए इस तरह के जो मामले हैं उन पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो तकनीकी जो निगरानी है, जो ट्रैकिंग सिस्टम है, इसको अगर हम मजबूत बनाते हैं, जैसे अगर बात करें जीपीएस की, जीपीएस को हम इस्तेमाल करते हैं और इस पर आधारित जो स्कूल अटेंडेंस है, जो मॉनिटरिंग है, जो सरकारी रेस्क्यू पोर्टल्स है उनसे जोड़ा जाता है तो शायद आने वाले समय में जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है उसके मामले को कम किया जा सकता है, उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो है शिक्षा और जागरूकता। तो शिक्षा और जागरूकता के जो अभियान है, खास तौर पे देखें तो जो रूरल अपने देश में क्षेत्र हैं, जो रूरल एरियाज हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, यहाँ पर अगर हम खास तौर पे दुर्गम जो क्षेत्र हैं ऐसे क्षेत्रों में अगर खास तौर पे हम शिक्षा और जो जागरूकता है ऐसे जो अभियान चलाते हैं तो इसका फायदा ये होगा कि बच्चों के जो अधिकार हैं उनसे जुड़े हुए जो मूल विशेषताएं हैं, जो कानून अपने देश में बनाए गए हैं, उनकी जानकारी ग्रामीण क्षेत्रों के जो उनके पेरेंट्स हैं उनको हो सकेगी और उन कानूनों का लाभ लेते हुए वो इससे जुड़े हुए जो भी मामले आएंगे उनको पुलिस तक, प्रशासन तक पहुंचा भी सकते हैं और वो अपने अधिकारों की मांग भी कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए जो एक पुनर्वास कह सकते हैं
कि एक बड़ा समाधान हो सकता है। और मनोवैज्ञानिक जो सहायता है वो भी इसके द्वारा दी जा सकती है, क्योंकि तस्करी से मुक्त कराए गए जो बच्चे हैं उनके लिए पुनर्वास जो केंद्र है, जो पुनर्वास सेंटर है, वो स्थापित करना सबसे एक महत्वपूर्ण प्रयास हो सकता है। यही नहीं, जो स्कूली शिक्षा है उसकी व्यवस्था की जा सकती है। स्कूली शिक्षा के अलावा इन बच्चों के लिए जो काउंसलिंग है, काउंसलिंग की जो व्यवस्था है वो भी की जा सकती है। तो ऐसे जो प्रयास हैं अगर वो किए जाते हैं तो क्या हो सकता है कि इस प्रकार की जो अपने देश में चाइल्ड ट्रैफिकिंग के जो मामले हैं वो इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, तो इन पर कंट्रोल किया जा सकता है। और इसी के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त कह सकते हैं कि सकारात्मक पहल उठाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य के हाई कोर्ट से ये कहा है कि वे अपने यहाँ बाल तस्करी से जुड़े हुए जो भी पेंडिंग कह सकते हैं मामले हैं, जो लंबित मामले हैं, उनकी रिपोर्ट दें और 6 महीने में ही उनका निपटारा करें। ये सीधे कह सकते हैं कि एक यहाँ पर फरमान जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राज्य के विभिन्न जो हाई कोर्ट हैं। इसके अतिरिक्त कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया है कि यदि किसी भी अस्पताल से नवजात बच्चे की चोरी होती है तो उस हॉस्पिटल का जो लाइसेंस है वो तुरंत क्या किया जाए, रद्द कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए। ऐसी सीधे कह सकते हैं कि गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट का, ताकि जो हॉस्पिटल है एक तरह से देखें तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के एक तरह से क्या होते जा रहे हैं, ये अड्डे होते जा रहे हैं। यहाँ से बड़ी मात्रा में क्या की जा रही है, बच्चों की तस्करी की जा रही है। तो इसमें जो मिली भगत है इस प्रकार के हॉस्पिटल्स की, अस्पताल की, तो उन पर भी कंट्रोल लगाई जा सके, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के दिशा निर्देश दिए हैं। तो इस तरह से ओवरऑल हमने बात कर ली कि आखिर चाइल्ड ट्रैफिकिंग क्यों चर्चा में है, इसके पीछे इसका मीनिंग क्या होता है, इसके पीछे कारण क्या है, और इस तरह की जो स्थिति है इसके संदर्भ में भारत में चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामले में देखें तो यूपी जो है वो हॉट स्पॉट बना हुआ है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि यूपी हॉट स्पॉट है बाल तस्करी के मामले में, या इसके अलावा इनसे जुड़ी हुई जो विभिन्न समस्याएं हैं उन पर हमने बात की, और भारत में बाल तस्करी के लिए समाधान के लिए क्या किया जा सकता है उस पर भी हमने बात की, और फिर इसी मामले के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खास जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उन पर हमने चर्चा की। तो इस तरह से पूरे इस मुद्दे की हमने चर्चा की। इसी पर आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं, मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो वर्ष 1990, 1994, 1995, 1997। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको हमें देना है कमेंट के माध्यम से। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए मुद्दे के साथ फिर मिलेंगे। तो आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।